बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर बात करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज पाकिस्तान्स एपिक्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो एंटी करप्शन की ऑर्गेनाइजेशन है या एंटी करप्शन का काम करता है। इट इज चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ करप्शन through a holistic approach of awareness, prevention and enforcement। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिश्वत का खात्मा या करप्शन का खात्मा और उसके लिए ये एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट है। तो ये थ्री प्रॉन्ग्ड पॉलिसी है इनकी करप्शन के खात्मे के लिए या एलिमिनेशन ऑफ करप्शन के लिए, जिसमें लोगों के अंदर करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना, इसकी रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना और जो एंटी करप्शन से रिलेटेड लॉज हैं उनको एनफोर्स करना, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर जो लॉ दिया गया है करप्शन को रोकने के लिए उसको एनफोर्स करना। तो ये थ्री प्रॉन्ग्ड पॉलिसी है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। अवेयरनेस अमंग द मासेस अगेंस्ट करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो ये तीन तरीकों से थ्री प्रॉन्ग्ड पॉलिसी है इसकी, जिसके जरिए ये इदारा काम करता है। इट ऑपरेट्स अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला 1999 में, तो उनके जो पॉइंट थे जिसकी वजह पे जो जवाब बनाया उन्होंने इक़्तिदार में आने का, उसमें एक पॉइंट ये था कि मुल्क के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है और वो इस करप्शन का खात्मा करेंगे। तो उसके लिए फिर उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 जारी किया, जिसके तहत ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वजूद में आया और इसने अपना काम शुरू किया। विद इट्स हेडक्वार्टर एट इस्लामाबाद, इट हैज़ 4 रीजनल ऑफिसेस। तो इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे हैं और 3 इनके सैटेलाइट स्टेशंस हैं जो रावलपिंडी, मुल्तान और सक्खर में हैं। हेडक्वार्टर इनका इस्लामाबाद में, चारों प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के ऊपर इनके ऑफिसेस और उसके अलावा 3 ऑफिसेस इनके अलग हैं जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान और सक्खर। It takes cognizance of all offences falling within the National Accountability Ordinance या NAO। तो जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर क्राइम डिफाइन किया गया है और जिनकी कॉग्निजेंस जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास है, ये सिर्फ उन केसेस को टेक अप करते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी के सेलिएंट फीचर्स में से 4 फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो टू इरेडिकेट करप्शन and corrupt practices and hold accountable all those persons accused of such practices and matter। तो पर्पस क्या है इस महकमे को बनाने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बनाने का? इरेडिकेट करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, के मुल्क में एक तो करप्शन का खात्मा हो और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका भी खात्मा हो। दूसरे नंबर पे होल्ड अकाउंटेबल ऑल दोज पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ सच प्रैक्टिसेस एंड मैटर्स, और जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हों उनके खिलाफ काम करना या उनके खिलाफ उनको अकाउंटेबल करना या उनको कानून के कटहरे में लाके खड़ा करना, ये इसका सबसे बड़ा पर्पस है या फीचर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। दूसरे नंबर पे टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर द डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन, corrupt practices, misuse and abuse of power, misappropriation of property, kickbacks, commissions and ensuring speedy disposal। जो दूसरे फ्राइज हैं इसके, उसमें डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, केसेस को डिटेक्ट करना, ट्रेस करना, तलाश करना जहां पे करप्शन हुई है। देन इन्वेस्टिगेशन, उन केसेस की तफ्तीश करना, एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, और उन केसेस को आगे अदालतों में प्रोसिक्यूट करना। और वो केसेस कौन से हैं वो भी इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज करप्शन, करप्शन के केसेस हो। नंबर 2 करप्ट प्रैक्टिसेस, जहां पे ऐसी प्रैक्टिसेस की जाए जहां से करप्शन का एलिमेंट निकलता हो। मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पावर, ये
मिस यूज और एब्यूज ऑफ पावर, जो फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं किसी भी शख्स के पास, और वो अपनी सरकारी हैसियत में या किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर अपने पावर्स को मिस यूज करता है या एब्यूज करता है फॉर पर्सनल गेन्स, तो वो भी नैब के परव्यू के अंदर आता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सरकारी महकमा जात में जो भी प्रॉपर्टी है या उसका जो भी फंड्स हैं या जो भी उनके रेवेन्यूज हैं, उसको मिस अप्रोप्रिएट करना भी नैब के फंक्शंस में शामिल है। किकबैक्स एंड कमीशन, सरकारी खरीदारी में अगर किकबैक्स लिए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में अगर किकबैक्स लिए जाएं या उनमें से कमीशन लिया जाए, डेवलपमेंट के फंड में से अगर कोई कमीशन ले, या सरकारी जितने भी काम हैं, ठेके हैं, उनमें से अगर कोई कमीशन ले, या कॉन्ट्रैक्ट से उनमें से कमीशन ले या किकबैक्स ले, तो वो भी इसके जिम्मे में आता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के परव्यू में आता है। एंड इंश्योरिंग स्पीडी डिस्पोजल, और इन केसेस की स्पीडी डिस्पोजल नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। तो ये पूरा चार्टर है नैब का जो इस एक बुलेट के अंदर दिया हुआ है। Then is recovery of the outstanding amounts from those persons who have committed willful default in repayment to the banks। जिन लोगों ने बैंक से कर्जे लिए हुए हैं और वो विलफुल डिफॉल्ट किए हुए हैं और वो बैंकों के कर्जे वापस नहीं करते, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के परव्यू में आता है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अगर किसी ने कर्जे लिए हुए हैं, या गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, या गवर्नमेंट से कर्जे लिए हुए हैं या गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी से कर्जे लिए हुए हैं, और वो लोग कर्जे वापस नहीं कर रहे और उसमें विलफुल डिफॉल्ट किए हुए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन करना भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के परव्यू में आता है। And last one is implement policies and procedures for awareness, prevention, monitoring and combating corruption in the society। ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना या प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना जिससे लोगों में करप्शन के खिलाफ आगाही या करप्शन की रोकथाम या करप्शन की मॉनिटरिंग या करप्शन की कॉम्बैटिंग सोसाइटी के अंदर हो, इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाना भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी के ब्यूरो में है। तो ये 4 मेजर फंक्शंस हैं जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जुम्मे लगाए गए हैं या उनके परव्यू में है या उनके मैंडेट में है। तो उर्फे आम में अगर इसको सम अप किया जाए तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स फॉर द डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन, corrupt practices, misuse या abuse of power, misappropriation of property, kickbacks and commissions। तो ये नट शेल है उसका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कि इसने इफेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो ये उसका यहां तक जो है जिनके जरिए नैब ऑपरेट करता है, उसमें डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। और केसेस की नौइयत जो है वो यहाँ ये दूसरे पार्ट के अंदर दी गई है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने करने हैं। वो क्या है? करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किकबैक्स एंड कमीशंस। तो ये नट शेल है इसका जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उसकी जिम्मेदारियां हैं। अब इन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की हुई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में? फॉर द इनिशियल ईयर्स, इब्तदाई सालों में, ये इनके 3 साल का जो पीरियड है 99 से लेकर 2002 तक का जो पीरियड है, इसके अंदर जो इन्होंने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की हुई थी, दैट वाज फोकस ऑफ इट्स फंक्शन वाज डायरेक्टेड ओनली एट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। तो इब्तदाई 3 सालों में जब यह महकमा बना 1999 में, तो उस वक्त इसका फोकस था कि ये डिटेक्शन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे उन केसेस की जो व्हाइट कॉलर क्राइम है।
और व्हाइट कॉलर क्राइम के लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं। तो नैब बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए वजूद में आया था और ये पहले 3 साल तक इनका फोकस इस तरह के केसेस रहे हैं। उसके बाद 3 साल के बाद जो 3 साल पहले 3 साल थे उसमें दोज प्रोसिक्यूटेड इंक्लूडेड पॉलिटिशियंस, public service officials, and other citizens who were either guilty of gross abuse of power or through corruption had deprived the national exchequer of millions or resorted to other corrupt practices. तो इसमें इब्तदाई सालों में जो फोकस था, टारगेट था इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, वो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अपने दौर के अंदर करप्शन की थी, या वो पब्लिक सर्वेंट्स थे, सरकारी ओहदेदार थे जिन्होंने अपनी तैनाती के दौरान करप्शन की थी या वहां से किकबैक्स लिए थे या एब्यूज ऑफ अथॉरिटी किया था, या वो सिटीजन्स थे जिन्होंने बैंकों से लोन लिए हुए थे और वो लोन इन्होंने वापस नहीं किए थे और विलफुल डिफॉल्ट किए हुए थे, या ऐसे लोग जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर को डिप्राइव किया था ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस थ्रू जो टैक्स नॉन पेमेंट या टैक्स फ्रॉड्स या टैक्स फोर्जरीज, इस तरह के जो केसेस थे। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शुरू में इन केसेस को फोकस किया था। February 2002, National Accountability Bureau launched the National Anti-Corruption Strategy और इन्होंने फिर 2002 में नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी के नाम से एक पॉलिसी शुरू की जिसको उर्फ आम में NACS कहते थे, नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी। The NACS team conducted broad-based surveys, studied external models of international anti-corruption agencies and involved local stakeholders. तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले जो नैब की टीम है इन्होंने सर्वेस किए, इन्होंने एक्सटर्नल मॉडल्स दुनिया में जो एप्लीकेबल है एंटी करप्शन के बारे में उनको स्टडी किया और लोकल स्टेक होल्डर से इन्होंने मशावरत की। उसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसको नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया। Breaking away from the traditional enforcement-based routine, NACS has recommended a comprehensive process. Relevant amendments have been made in the National Accountability Ordinance, and now NAB is empowered to undertake prevention and awareness in addition to its enforcement functions. तो अब इसके फंक्शंस में इजाफा करके इसमें अवेयरनेस भी शामिल कर दी गई है और इसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शन भी शामिल कर दिए गए। जो इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी चल रही है उसके कंपोनेंट्स में अवेयरनेस, उसके कंपोनेंट्स में प्रिवेंशन और उसके अंडर में लॉ एनफोर्समेंट। तो 3 पिलर जो मैंने शुरू वाली स्लाइड में बताए थे, तो आजकल पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी इस पे काम कर रही है। National Accountability Bureau derives its objectives from its approved project document titled National Anti-Corruption Strategy. अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपने तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी में से निकाल रहा है, जिसमें इनके एलिमेंट्स जो हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स के, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है इसका दैट इज शॉर्ट टर्म। Short term includes setting in motion systematic improvement that will strengthen the national integrity system against corruption. तो ये शॉर्ट टर्म में ये सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट है। दूसरा जो है आपका इसमें दैट इज लॉन्ग टर्म, द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन बाय एंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन थ्रू अ प्रोग्राम विच इज होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव। जो लॉन्ग टर्म है इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना ताकि करप्शन के खिलाफ एक मजबूत और मजबूत जंग लड़ी जा सके, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है। अब इसके बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जो इसकी ऑर्गेनोग्राम है या इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज द टॉप मैन ऑफ दिस एजेंसी और इसके पास ये सारी पावर्स हैं। जब भी कोई रेफरेंस प्रिपेयर करना है, रेफरेंस किसी कोर्ट में फाइल करना है, तो चेयरमैन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव इट्स ट्रायल। तो जब तक रेफरेंस चेयरमैन साहब अप्रूव नहीं करते उस वक्त तक ये फाइल नहीं हो सकता।
चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर इंक्वायरी जो है वो ड्रॉप कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर सकता है, केस क्लोज कर सकता है। चेयरमैन के पास पावर है कि वो किसी भी केस में प्ली बार्गेन की इजाजत दे सकता है। तो चेयरमैन नैब इज द फाइनल वर्डिक्ट in every case of the National Accountability Bureau. तो इसके बाद he has a team which assist him, includes डिप्टी चेयरमैन, और उसके बाद जो इनके ऑफिसेज हैं, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे इसमें नैब लाहौर, देन इज नैब कराची सिंध के लिए, और नैब केपीके फॉर केपीके एंड नैब बलूचिस्तान। ये चार इनके प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं इनके ऑर्गेनोग्राम में। और उसके बाद दे हैव देन द सैटेलाइट ऑफिसेज, जिसमें नैब रावलपिंडी और नैब मुल्तान एंड देन नैब सखर, ये 3 सैटेलाइट्स हैं इनके। तो इस तरह टोटल इनके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में ऑफिसेज हैं, 3 सैटेलाइट हैं, और एक इनका हेडक्वार्टर है जो इस्लामाबाद में है, नैब का हेडक्वार्टर। ये इसका ऑर्गेनोग्राम है। अगर नैब की परफॉर्मेंस का जायजा लें तो इसमें दो तरीकों से इसकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा सकता है। सबसे पहले कि इन्होंने प्रोसिक्यूशन क्या किया है, कितने केस प्रोसिक्यूशन किए हैं इनके। तो अब तक जब से नैब मार्ज वजूद में आया है, सिंस इट्स इंसेप्शन टिल सितंबर 2023, तो नैब ने टोटल केस जो प्रोसिक्यूट किए हैं, केस फाइल्ड ये है, इन्होंने जो केस फाइल किए हैं इनकी तादाद जो है वो 3542 केसेस है। तो नैब अब तक 3542 केस जो है उनको फाइल कर चुका है। और ये इंसेप्शन इनका जो कि 99 में हुआ था, तो 1999 से लेके 2023 तक ये 24 सालों में इन्होंने 3542 करप्शन के केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में फाइल किए हैं। इनमें से 2164 केस जो हैं वो इनके डिसाइड हो गए हैं, और उसमें 1188 केसेस जो हैं वो कन्विक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनके कन्विक्शन की तादाद 50% से ज्यादा है, और ये बहुत बेहतर रेट है कन्विक्शन का किसी भी अदालत के अंदर। अगर करप्शन के केसेस में इतने केसेस को सजा हो जाए तो ये एक हेल्दी साइन नजर आ रहा है इसमें। उसमें से 776 केसेस एक्यूट हुए हैं, और आप अगर देखें इन केसेस की, कन्विक्टेड केसेस की तादाद और एक्विटेड केसेस की तादाद, तो ये तकरीबन 40-60 की रेशियो से भी ज्यादा निकलती है। तो कन्विक्शन इनकी नैब है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस नैब की बेहतर नजर आती है, कन्विक्शन ज्यादा हुई है। विड्रॉन और टर्मिनेटेड केसेस 100 है, और इस वक्त जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उनकी तादाद 969 है। तो इस तरह अगर इस स्लाइड को देखा जाए तो कन्विक्शन रेट नैब का जो है वो बेहतर नजर आता है। अगर बात हम रिकवरीज की करें कि नैब ने अब तक कितनी रिकवरीज की हैं, तो इसमें जो अब तक का टोटल फिगर है जब से नैब मार्ज वजूद में आया है, तो ये इन्होंने रिकवरीज जो लोन रिकवर्स किए हैं ये 100 बिलियन के, या यू कैन से अगर इस फिगर को राउंड करा जाए तो इसमें 11 बिलियन के केसेस इन्होंने रिकवर किए हैं। 110 बिलियन के केसेस ये रिकवर्ड बाय स्टेट बैंक इन कोलैबोरेशन विद नैब। ये वो केसेस हैं जो बैंक में विलफुल डिफॉल्ट के केसेस हैं। और उसके बाद 97 बिलियन की रिकवरीज हैं। और इसके बाद रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग जो इनके केसेस के बाद हुआ है 59 बिलियन का है। और कोर्ट फाइन्स जो इम्पोज किए गए हैं वो 57 बिलियन के हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो रिकवरीज की हद तक नैब जो है वो 400 के करीब रिकवरी क्लेम करता है कि ये 420 बिलियन के करीब इन्होंने रिकवरी की है जब से ये महकमा बना है। तो अगर रिकवरीज को देखा जाए और पाकिस्तान में एक्सटेंट ऑफ करप्शन को देखा जाए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी रिकवरीज बहुत वीक हैं। जो पैसा पाकिस्तान के अंदर करप्शन में, क्योंकि चेयरमैन नैब, साबका चेयरमैन नैब, वन ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नैब, ये क्लेम कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो डेली 18 बिलियन की होती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी वॉल्यूम ऑफ करप्शन के मुकाबले में इनकी रिकवरी वाली जो है वो बहुत वीक है, या रिकवरीज इनकी बहुत कम है। अब नैब पे बहुत सी क्रिटिसिज्म होती हैं, और उनमें सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज अ टूल
फॉर आर्म ट्विस्टिंग अगेंस्ट द अपोजिशन। इसको परसिस्टेंटली गवर्नमेंट्स ने इस्तेमाल किया है अपोजिशन के खिलाफ, और आप विटनेस हैं इस बात के कि एक वक्त में जब गवर्नमेंट क्राइसिस में आती है तो सबसे ज्यादा जोर उसका अपोजिशन पे चलता है, और वो नैब को अपोजिशन के पीछे लगा देती है, और सारी की सारी अपोजिशन बाज जेलों में होती है, जमानतों के चक्करों में होती है, भागी हुई होती है। तो ये नैब जब से बना है, ये इदारा, ये यूज किया गया है बाय द सर्विंग गवर्नमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल अपोनेंट्स। एक तो ये इसमें बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, और इसमें काफी हद तक वो लोग हक बेजानिब है कि नैब किस तरीके से अपोजिशन को टीज करता है। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो जितने मर्जी स्कैंडल्स उसके आते रहे, जितने मर्जी मिनिस्टर्स के खिलाफ ह्यू एंड क्राई होती रहे, तो रूलिंग पार्टी का कभी कोई केस लॉन्च नहीं हुआ उनके खिलाफ। हमेशा अपोजिशन के खिलाफ ही लॉन्च होते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, नैब के ऊपर होता है। जुडिशरी, आर्मी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ नैब। तो ये दो महकमे जो है, नैब इन पे एप्लीकेबल नहीं है। उनका अपना मैकेनिज्म है, जुडिशरी का अपना मैकेनिज्म है, आर्मी का अपना मैकेनिज्म है टू वीड आउट करप्शन फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट्स। तो नैब उनको नहीं बाज नहीं कर सकता, उनके केसेस टेकअप नहीं कर सकता। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि सम ऑफ डिपार्टमेंट्स आर लेफ्ट बियॉन्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। प्री बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 25 ऑफ एनईओ 1999, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि प्री बार्गेन जो है वो ये है कि कोई भी शख्स जिसके ऊपर ये एलिगेशन हो कि उसने करप्शन की है या करप्ट प्रैक्टिस की है, तो वो प्ली बार्गेन में एंटर होके तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो नैब को वापस कर सकता है फ्री विल के साथ। तो बार्गेन ले सकता है उससे, और उसकी सजा माफ हो जाती है, केस विड्रॉ हो जाता है। वो जितने पैसे प्ली बार्गेन के हों, अगर वो नेशनल एक्सचेकर में जमा करा दे तो उसके खिलाफ केस विड्रॉ हो जाता है। तो ये प्ली बार्गेन है सेक्शन 25 के तहत। ये कल हम इंशाल्लाह इस पे एनओ एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 और इसमें होने वाली सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट 2022 में जो हुई है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्ली बार्गेन की जो इसकी गुंजाइश है इसके अंदर सेक्शन 5 के अंदर, उसमें बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है कि उससे जो असल में लोग हैं, मुजरिम हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो करप्शन मनी में से कुछ पैसा वापस करके तो वो छूट जाते हैं और उनके खिलाफ फिर उनको सजा नहीं होती। देन फेल टू स्टॉप करप्शन इन सोसाइटी। सबसे बड़ा एलिगेशन इसके ऊपर ये है कि नैब के वजूद में आने का पर्पस ये था कि सोसाइटी में से करप्शन को खत्म किया जाए, लेकिन वो करप्शन खत्म नहीं हुई। खत्म होना तो दूर की बात है, उसमें किसी हद तक कमी भी नहीं आई। तो उसी तरीके से करप्शन उसी तरह जोरों शोरों के साथ चल रही है, और नैब पाकिस्तान को करप्शन फ्री कंट्री बनाने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। और पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उसी जगह पे ही है जिस जगह पे था, और मुतवातर कई सालों से पाकिस्तान रैंक दुनिया के अंदर वो उतना ही है, उसमें कोई खातर ख्वाह कमी नहीं वाकई हुई। तो नैब इस सिलसिले में अगर कहा जाए तो नैब अपने फ़राइज़ उस तरीके से अदा नहीं कर सका कि मुल्क को करप्शन फ्री बनाया जा सके। रिकवरी इज लूटेड मनी इज वेरी स्मॉल। रिकवरी इन लूटेड मनी इज वेरी स्मॉल। तो जैसे हमने स्लाइड में भी देखा कि वो जो रिकवरी इन्होंने की है वो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा बनता है जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे करप्शन होती है। तो करप्शन स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो चार्टर है कि उसने पाकिस्तान को करप्शन फ्री कंट्री करना है, उसमें कोई खातिर-ख्वाह कामयाबी होती नजर नहीं आई। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो ये हमेशा डिबेट भी होते हैं, डिस्कस भी होते हैं, और इसको सामने रख के नैब पे क्रिटिसिज्म भी की जाती है। देन इज वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड इज मस्ट बी पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट रूलिंग पार्टी, आर्मी एंड जुडिशरी। तो जब तक ये रूलिंग पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और जब वो रूलिंग पार्टी अपना इक़्तिदार खत्म करके घरों को चली जाती है, तो फिर ये उनके पीछे जाते हैं कि जी आपने फला दौर में करप्शन की थी। उस वक्त तक ना उसका एविडेंस रहता है, ना उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अगर ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी किसी किस्म का कोई एक्शन ले सके, इतने न्यूट्रल हो और फ्री हो कि अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर भी करप्शन में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी ये उस वक्त एक्शन ले जब वो करप्शन में मुलव्वस है, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये डिपार्टमेंट अपना कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। तो एक तो इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग इनको होना चाहिए महकमे को, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग इनका होना चाहिए कि ये सर्विंग गवर्नमेंट के लोग जो है उन पे भी हाथ डाल सकें।
ये अगर जुडिशरी में करप्शन हुई है या आर्मी में कोई करप्शन हुई है, तो इनका ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को तमाम इदारों के ऊपर इख्तियार होना चाहिए। दूसरा, द फैसिलिटी ऑफ प्ली बार्गेन मस्ट बी रिविजिटेड विद सम मोर एप्रोप्रिएट सिस्टम एज इट फेल्ड टू स्टॉप करप्शन। तो जो प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर, कि मुलजम अगर पकड़ा जाए, उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, तो वो प्री बार्गेन फ्री विल के साथ अपने लूटेड मनी वापस करके तो आज़ादी हासिल कर सकता है। तो ये इससे करप्शन खत्म करने में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि लोग जब फंस जाते हैं तो फिर तो वो जो करप्शन किया उसका पैसा वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रडार पे ही नहीं आते और वो प्ली बार्गेन की स्टेज ही नहीं आती उनकी, तो या वो प्ली बार्गेन जो है वो इतने कम कीमत पे करवा लेते हैं कि उससे इम्पैक्ट खत्म हो जाता है उनकी करप्शन का। तो ये इनका भी एक सिस्टम जो है प्ली बार्गेन का, इसको बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जो एक बार इनके रडार पे आ जाए, जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए, फिर वो कन्विक्ट हो, और कन्विक्ट भी हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो और उसका सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट जो है उससे वापस ले। तो इस तरीके से इसको ज्यादा फाल बनाया जा सकता है। तीसरा एलिमेंट इसके अंदर ये है कि ये बिग फिश जो है उस पे हाथ डालें, ये छोटे छोटे लोगों पे हाथ डालने का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये टैक्स इवेजन करने वाले लोग हैं, किक टैक्स और कमीशन लेने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करने वाले लोग हैं, या जो गवर्नमेंट के फंड्स में एम्बेजलमेंट करने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर जब हाथ डालेंगे और उनको फिर कन्विक्ट कराएं, वो लोग जेलों में जाएं और सजा काटें अपनी, उस वक्त उसका इम्पैक्ट बनेगा। अगर इस चीजों से पहले पहले प्ली बार्गेन कर लें या कोई और चीज कर लें। ये था आज का लेक्चर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और कल हम इंशाल्लाह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस पे बात करेंगे और उसके सेलिएंट फीचर्स देखेंगे, और उसके साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हुई है 2022 में, उसको भी देखेंगे कि वो क्या है। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज।